Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am विक्रम कुमार गौतम। बेटा अब तक हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 में ध्यान रखिएगा बेटा, अब तक हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो पिछले अगर रिकॉल करें तो अब तक हमने बहुत कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त की, जिसके बारे में हमने बताया हुआ था। तो हमने देखा कि शुरुआत से अगर रिकॉल करें सारे, लगभग आपको 3 लेक्चर्स कंप्लीट हमने कर रखे हुए हैं। 3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। फिर हमने आपको ये बताया कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी हम आपको कुछ बताएंगे। वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे एवरेज ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं आपको इसमें से पूछे जाते हैं नीट में। हमने वो सारी चीजें बता रखी है। 4 से 5, 2 से अधिकतम क्या होता है 5 या 4 क्वेश्चन आपको पाए गए हैं नीट में। लेकिन क्या हुआ कि हमने इसके बियॉन्ड, इसको समझने के लिए इसके बियॉन्ड भी हमको जाना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हम क्या करते हैं आपको डिस्कस करेंगे। ये हर एक चैप्टर से बड़ा डिफरेंट चैप्टर है। इसमें हम कुछ चीज़ों को बड़े फंडामेंटली ह्यूमन फिजियोलॉजी के जैसे हमने चैप्टर्स अध्ययन करते हैं बेटा। जैसे आपको मेडिकल लाइन में जो भी आपको इम्प्रूव किया जाता है, इसमें वो सारी चीज़ें हम बीच बीच में सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के यूज़ करके हम क्या करेंगे, बताएंगे आपको वो टर्मिनोलॉजी कैसे यूज होती है। तो हमने ये एज ए मेडिकल के अकॉर्डिंग हम पढ़ते चलेंगे तो हमको ये चैप्टर्स बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा और एनसीईआरटी आपको 100% कवर हो जाएगी और आपको बहुत आसान लगेगा। सारी चीजें कैसे ह्यूमन बींग्स में आपको ये रिप्रोडक्शन की घटनाएं जो होती है वो घटित होती हैं, सारे आपको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिकॉल करें यदि हम पिछले लेक्चर्स में, तो हमने क्या क्या देखा हुआ था बेटा। आपको हमने बता रखा हुआ था कि आपको कुछ इवेंट्स के बारे में हमने दे रखा हुआ था, इन इवेंट्स के बारे में हमने बताया। फिर उसके बाद हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर्स ले रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने अब तक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चला जाए तो एनसीईआरटी का हमने फिगर आपको दिखाया था कि एनसीईआरटी के सारे फिगर आपको याद होने चाहिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या होते हैं, आपको एसेसरी डक्ट्स क्या होती है, ग्लैंड्स क्या होती है, एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है, वो सारे हमने बता रहे हैं। फिर ध्यान रखिएगा हमने कुछ स्ट्रक्चर आपको इंटरनली जो आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, याद है ना। आपको पिछला लेक्चर जो हमने लिया है वो आपको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किए और हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, स्क्रोटम के बारे में। तो ध्यान रखिएगा स्क्रोटम और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो आपको टेस्टिस थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब टेस्टिस, तो स्क्रोटम को हमने डिस्कस किया और टेस्टिस का लास्ट वाली पॉइंट कुछ छूटा हुआ था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वहां से ही हम कंटिन्यूअस करते हैं और स्टॉप किया था क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाता। तो इस वजह से हम जहां पे स्टॉप किए थे, अगर रिकॉल करें तो हमने क्या देखा, स्क्रोटम का पूरा डिटेल देखा, बॉडी में स्क्रोटम क्या होता है, कैसा ऑर्गन होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो हमने देखा। फिर उसके बाद टेस्टिस की बात आती है तो टेस्टिस को हम क्या करते हैं, टेस्टिस क्या होता था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता था। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसमें हमने देखा कि 1 पेयर पाई जाती है, 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट रहती है इनसाइड द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर रहती है, आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर रहती है। फिर हमने क्या देखा बेटा, टेस्टिस का अगर हम सेक्शन कट करें तो टेस्टिस कवर्ड होती है, डेंस कवरिंग से क्या होती है, कवर्ड होती है, जिसमें हमने बताया था 3 लेयर से आपको क्या होती है, कवर्ड होती है। वो 3 लेयर क्या क्या थी आपको बिल्कुल याद होगा, ट्यूनिका वेजाइनलिस थी। ठीक है, ये हमने बताया था ना बेटा, आपको 3 लेयर क्या थे, ट्यूनिका वेजाइनलिस थी, दूसरी मिडिल लेयर ट्यूनिका अल्बुजिनिया था और थर्ड लेयर हमने आपको इनर लेयर बताया था ट्यूनिका वैस्कुलेसा। ठीक है, ये सारे हमने जो टेस्टिस के बारे में आपको कवर करके बताया था। उसके बाद हमने स्टोक में आपको बताया था एक फाइब्रस कार्ड होता है, एक फाइब्रस कार्ड होता है जो कि आपको क्या कहलाता है, जिसे हम कहते हैं जिबर्निकुलम कहते हैं, गुबर्निकुलम जो पाया जाता था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इसी के गाइडेंस में ही क्या होता है कि आपको टेस्टिस जो होती है वो डिसेंट होती है किसमें, स्क्रोटम के अंदर आती थी। वो सारे लेक्चर्स हमने बता रखे थे। ठीक है, कल जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ था। अब ध्यान रखिएगा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ था। आपको टेस्टिस के बाद आर्किडेक्टॉमी क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपको आर्किडेक्टॉमी क्या होती है। आर्किडेक्टॉमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टेस्टिस, वन आर बोथ टेस्टिस रिमूव्ड फ्रॉम स्क्रोटम, एंड दिस
दिस प्रोसेस कॉल्ड एज कैस्ट्रेशन, उसको हम प्रोसेस को कहते थे कैस्ट्रेशन, लेकिन उसके लिए वर्ड मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है ऑर्किडेक्टोमी कहते हैं, ठीक है, ऑर्किडेक्टोमी हमने पढ़ा था। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आती है, वो हम देखते हैं। ये फिगर देख लो, इस फिगर को, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स वाला ही फिगर हमने यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यूअस कर रहे हैं बेटा, इसको देख लो, फिर रिमूव करके हम सारी चीजें इसी के बारे में पढ़ें। देखो ये आउट कवरिंग है उसकी, और ये हमने टेस्टिस का सेक्शन करके दिया है, इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं टेस्टिस को क्या क्या मिलता है। तो कल हमने आपको डिस्कस किया हुआ था कि टेस्टिस के अंदर, ध्यान सुनिएगा, टेस्टिस के अंदर एवरी आर इस टेस्टिस के अंदर आपको क्या होता है, आपको स्मॉल कंपार्टमेंट आपको मिलते हैं, कई कंपार्टमेंट स्मॉल देखने को मिलते हैं, जिसको हमने नाम बताया था आपको, क्या कहते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। याद है ना आपको पिछला लेक्चर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको क्या कहा जाता है बेटा, आपको 1 से 3, 1 और 3 मैक्सिमम नंबर्स में आपको ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 3 नंबर में पाई जाती है, तो 1 से लेकर 3 नंबर्स में आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, इसकी सारी डिस्कस करेंगे आगे जो कंटिन्यू। पहले इस फिगर को देख लो, फिर रिमूव करते हैं। तो हमने देखा क्या, ये कवरिंग थी सारी, टेस्टिकुलर लोब्यूल मिला, टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से या 3 संख्या में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोला जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। फिर उसके बाद हमने आपको डिस्कस किया हुआ था क्या, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक डक्ट होती है, डक्ट के द्वारा क्या होती है, आपको खुलती है, और खुलने के बाद आपको क्या होती है, एक नेटवर्क सा जाल सा बिना हुआ है, ये देखो, ये जाल सा दिख रहा है, नहीं ये पोर्शन, ये नेटवर्क डायरेक्ट जाल सा नेटवर्क बना हुआ, जिसको हम बोलते थे क्या बेटा, रेटेटेस्टिस। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही क्या होती है, रेटेटेस्टिस में जाके ओपन होते हैं। तो ये नेटवर्क जो रेटेटेस्टिस है, हमने नेटवर्क के लिए यूज किया होता है, रेटे वर्ड होता है नेटवर्क है, नेटवर्क ही कहते हैं, रेटे मतलब होता है नेटवर्क, तो इसलिए हमने रेटेटेस्टिस, टेस्टिस के अंदर जो नेटवर्क बना होता है ट्यूब्यूल्स का, जाल बिना रहता है, उसको हम कहते हैं क्या, रेटेटेस्टिस कहते हैं, याद होगा ना, रेटेटेस्टिस। फिर उसके बाद हमने रेटेटेस्टिस से एक और डक्ट निकलती है, कुछ डक्ट निकलती है, वो आपको क्या होती है, आपको एक जाल से तो नहीं बना सकते, एक डक्ट निकलती है जो स्पर्म को कलेक्ट करके एपिडार्मिस पर आती है, जिसको बोलते हैं बेटा वासा इफ्रेंसिया, ये ध्यान रखिएगा, वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। क्लियर बात, डक्ट्स के नाम याद रखते हो, यही एसोसिएट डक्ट है, सारे भी नाम हम उसके क्लियर करेंगे। वासा इफ्रेंसिया होती है। वासा इफ्रेंसिया के बाद हमने क्या देखा हुआ है, आपको हमने बताया हुआ क्या, ये बताया हुआ है, हाँ, वासा इफ्रेंसिया होती है जो आपको ओपन्स होती है, कहाँ पे, आपको एपिडार्मिस, एपिडार्मिस एसोसिएट डक्ट हमने नाम दिया था, तो एपिडार्मिस में क्या होती है, जाके बेटा खुलती है, ठीक, एपिडार्मिस हुआ। और एपिडार्मिस से, एपिडार्मिस में जनरली क्या होता है, 3 पार्ट आपको हमने लिखा है, एक हेड ऑफ एपिडार्मिस है, एक बॉडी ऑफ एपिडार्मिस और एक टेल ऑफ एपिडार्मिस है, ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। और फाइनली वो क्या होता है, एक डक्ट नुमा खुलती है, जो लास्ट में आपको वास डिफरेंस कराती है, तो इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्लियर बात, तो यहाँ तक आपको डक्ट्स के याद है। तो हम इस टेस्टिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये सारे आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। इसको बेटा हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और आपको सारे स्ट्रक्चर याद होने चाहिए कहाँ ना, क्योंकि मैं बार बार इस स्ट्रक्चर को बनाऊंगा नहीं, तो आपको उसके लेक्चर्स में जैसे भी नाम लिखूंगा तो आपको याद रहे नेटवर्क कैसे बना है, एपिडार्मिस क्या होगी, तो ये सारे आपको क्लियरली आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो रिमूव करते हैं बेटा, और अपने लेक्चर्स को हम यहाँ से क्या करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं। आते हैं, इस फिगर को रख लीजिए, ये फिगर आपको इंपॉर्टेंट है। हमने कल डिस्कस जो किया था पिछले लेक्चर्स में, जहां से हमने स्टॉप किया था वहां से कंटिन्यूअस करते हैं, कि हमको पता है कि आपको 2 से 250 कंपार्टमेंट इस टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस में 250 आपको क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, याद रखिएगा 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जो एनसीईआरटी का ही मैटर है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको 1 से 3 नंबर्स में आपको क्या पाया जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ध्यान रखिएगा,
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 3 संख्या में पाई जाती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था। और ट्यूब लाइक संरचना ही होती है बेटा, अगर उसके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जैसे हमने एक लोब बनाया हुआ था, ऐसे लोब बना हुआ था, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऐसे बना रखा हुआ था, ये जाल नेटवर्क बनाया था, ऐसे 1 से 3 हो सकती है बेटा ये, इसमें हाई क्वालिटी। अगर इसका कट करके निकालें हम इसके फिगर को, तो हमको क्या दिखता है, इस तरह से आपको जाल बिछा हुआ मिल जाएगा। ये देखो, ये नलिका, एक नलिका हालीक्वाल एक नलिका है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो आपको किसके अंदर पाई जाती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और हाँ दे इस टेस्टिकुलर, एक टेस्टिकुलर के लोब्यूल्स में आपको 1 से 3 नंबर्स में आपको क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल याद रहे आपको यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब ध्यान रखिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्माइनल एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। जर्माइनल एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कहते हैं। जब एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको कई टिश्यूज के नाम बताए जाते हैं। तो जर्माइनल एपिथेलियम और क्या होता है, या फिर आप कह सकते हो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जर्माइनल एपिथेलियम क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती है। ध्यान से एक एक लाइन पढ़ते चलो, क्लियर होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको क्या प्रेजेंट होती है, जर्माइनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम होती है। अब जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि जर्मिनल एपिथेलियम जो है, ये आपको जनरली इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कहा जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हुआ, ये पाई जाती है। और इस जर्मिनल एपिथेलियम में 2 तरह की क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट रहती है। कितने प्रकार की सेल्स प्रेजेंट रहती है, 2 तरह की सेल्स होती है। वो सेल्स कौन कौन सी होती है, वो ध्यान रखिएगा, 2 तरह की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है बेटा। वो कौन कौन सी सेल होती है, तो पहला ध्यान रखिएगा, जिसको हम कहते हैं क्या, मेल जर्म सेल कहते हैं, या फिर उसको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होती है पहली सेल, जिसको हम आर करके लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं बेटा मेल जर्म सेल बोलते हैं, मेल जर्म सेल्स। क्लियर हो गया, नाम याद रखो, स्पर्मेटोगोनिया कहिए या फिर क्या कहते हो, मेल जर्म सेल्स कहते हो। और दूसरी जो पाई जाती है उसको हम कहते हैं बेटा, आपको सर्टोली सेल कहते हैं, सर्टोली सेल कहते हैं। क्या कहा जाता है, सर्टोली सेल्स कहा जाता है, आपको जरूर उसको ध्यान रखिएगा, सर्टोली सेल्स कहा जाता है। या फिर उसको एक और नाम दिया है, सस्टेनकुलर सेल्स कहा जाता है, सस्टेनकुलर सेल भी कहते हैं, सर्टोली सेल को ही कहते हैं, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस हो गई, सस्टेनकुलर रखिएगा, सस्टेनकुलर सेल कहते हैं, या फिर क्या कहा जाता है, सर्टोली सेल। ये 2 तरह की आपको सेल्स प्रेजेंट होती हैं, किसके पास, जर्माइनल एपिथेलियम के पास। क्लियर हुआ। अब देखो इनका फंक्शन क्या होता है, जनरली हमको देखना है किसके बारे में, स्पर्मेटोगोनिया के बारे में, अर्थात मेल जर्म सेल्स। ये क्या होती है, किसमें फंक्शन इंपॉर्टेंट, मेल जर्म सेल जो होती है स्पर्मेटोगोनिया, ये किससे बनी होती है, तो ध्यान रखिएगा, भ्रूण में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में 3 लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 11th में आपको क्लासिफिकेशन में कभी कभी लिखा रहता है ब्लास्टोसिस्ट, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट कह रहा है, ट्रिप्लोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्ट, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्ट का मतलब एनिमल्स का ये होता है, ऐसे एनिमल जो भ्रूणी विकास में 3 लेयरों से आपको क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, 3 लेयरों से उसका भ्रूण का विकास हुआ है, उसको हम बेटा बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। क्लियर हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो उसमें आपको 3 जो लेयर होती है, जनरली ह्यूमन बीइंग जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, उसकी 3 लेयर्स आपको पाई जाती है। जब आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे ऐसे ये 3 लेयर होती है बेटा। इसके सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म।
डर्म कहा जाता है। ये लेयर किसी और का, जैसे आपने देखा होगा कि एक्टोडर्म से स्किन का निर्माण हुआ या फिर और किसी का निर्माण हुआ। फिर मेसोडर्म, ये बीच वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं बेटा मेसोडर्म। ये आपको इस एनसीईआरटी का नहीं है, अभी 11 के पोर्शन बता रहे हैं। और लास्ट वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम इंडोडर्म कहते हैं, इंडोडर्म। अब इन्हीं तीन लेयरों से पूरे भ्रूण का क्या हुआ था, विकास हुआ। एक्टोडर्म क्या रूपांतरित करता है, एक्टोडर्म किससे बना हुआ है, ये मेसोडर्म किससे, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड होता है बेटा वो भ्रूण विकास में जब डेवलप होता है तो मेसोडर्म से ही क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। और एंडोडर्म होता है, ये सारे ब्रेन वगैरह और सारी चीजें क्या बनी किससे, तो सारी चीजें आपको इंडर। सिर्फ आपको याद रखना है कि ये 3 लेयर होती है जो भ्रूण का विकास करती है ह्यूमन बीइंग। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्पर्मेटोगोनिया भ्रूण के किससे आपको क्या होती है, निर्मित होती है। तो आपको ध्यान रखिएगा ये भ्रूणी विकास में एंडोडर्म से क्या होती है, ओरिजिन होती है। किससे, इसका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, एंडोडर्म से क्या होती है, ओरिजिनेट रहता है। एंडोडर्म जो स्पर्मेटोगोनिया बनती है वो एंडोडर्म से क्या होती है, ओरिजिनेट रहती है। आप लिख सकते हैं एंडोडर्म ओरिजिन। किससे ओरिजिन हुई है, एंडोडर्म से। क्लियर है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। फिर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि इसके पास भी आपको स्पर्मेटोगोनिया क्या है, इट इज प्रेजेंट एज 4 to 8 लेयर। ये क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जो होती है लगभग 4 से 8 लेयर्स में इसकी क्या होती है, सेल्स क्या होती है, अरेंजमेंट रहती है। इसकी कितनी लेयर पाई जाती है, आपको ध्यान रखिएगा कि आपको 4 से 8 आपको क्या होती है, लेयर्स प्रेजेंट होती है। कितने नंबर्स में, 4 to 8 नंबर। क्लियर है, लेक्चर्स के दौरान नोट कर लेना। 4 to 8 लेयर्स में आपको क्या होती है, कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट एज 4 to 8 लेयर्स। 4 to 8 लेयर्स में क्या होती है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है, इट इंड्यूस्ड बाय IFSH। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाली पॉइंट जो आपको लिखनी है वो ये आपको इंड्यूस किया जाता है, इंड्यूस्ड, याद रखिएगा, इंड्यूस्ड बाय IFSH। जिसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है, सॉरी IFSH नहीं, बिल्कुल ऐसे FSH आपको है, जिसको कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या कहा जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस पे, आपको स्पर्मेटोगोनिया पे वो वर्क करता है। और ये हार्मोन्स आपको ध्यान रखिएगा, FSH हार्मोन जो होता है ये रिलीज कहां से होता है, तो ये हमारे ब्रेन में उपस्थित होती है एक ग्लैंड जिसको हमने बता रखा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। उस पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 2 लोब होते हैं बेटा, एंटीरियर लोब होता है और क्या होता है, पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब से हार्मोन्स आपको रिलीज होता है कौन, FSH, और वो इंड्यूस करता है किसको, स्पर्मेटोगोनिया को। सोचो वो आपको ब्रेन से रिलीज हुआ और वो आपको ब्लड के थ्रू क्या होता है, काम कर रहा है किस पे, वो काम कर रहा है आपको कहां पे, आपको स्पर्मेटोगोनिया पे, जो कि टेस्टिस के अंदर पाई जाती है, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाएगी। ठीक है, जर्मानल एपिथेलियम की लेयर होती है, वहां पे आपको क्या होता है, ये काम करती है। और इसकी वजह से ही ये आपको स्पर्मेटोगोनिया ही क्या करता है बेटा, फिर एक काम करता है, इसके इंड्यूस की वजह से, इसके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इंजेक्शन की वजह से ये क्या होता है, आपको फॉर्मेशन करते हैं किसमें करेंगे, स्पर्म का बनाएंगे। तो अब देखो ये स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है बेटा, इसमें माइटोसिस होगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा, माइटोसिस होगा इस हार्मोन्स की वजह से। जैसे इंड्यूस हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ, तो वो इंड्यूस किया और वो भाग लेना चालू कर दिया। अब वो क्या करेगा, माइटोसिस अपने नंबर्स को, सेल को बढ़ा लेगा और उसमें से आपको कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होगी। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको क्या होता है, मियोसिस होगा उसमें, और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपको फिर दोबारा आपको सेकेंड मियोसिस होगी, और उसके दौरान आपको क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स बनेगा। और फाइनली क्या होगा, स्पर्मेटिड्स को ही हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, और वो इमेच्योर क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। फिर स्पर्म क्या होता है, वो मेच्योर करता है एपिडार्मिस में, और क्लियरली आपको क्या होता है, मेच्योर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, अभी है उसमें आगे लेक्चर्स में आपको बताएंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ेंगे तो हम उसमें क्लियरली बताएंगे कि ये स्पर्मेटोगोनिया कैसे भाग लेती है। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स है क्या होती है, इंडोडर्म की ओरिजिन होती है, 4 to 8 लेयर में पाई जाती है, किसके द्वारा इंड्यूस की जाती है, तो आप बताओ क्या, एफएस सेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और ये एफएसएच कहां से रिलीज होता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर हो गया। आते हैं सेकंड सर्टोली सेल पे आते हैं बेटा। सर्टोली सेल पे आते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। सर्टोली सेल पे आते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सर्टोली सेल्स जो होती है, सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, वो दूसरी सेल्स आपको है, या फिर इसको सस्टेंसिकुलर सेल्स कहा जाता है। सस्टेंसिकुलर सेल क्या करते हैं, ये आपको पार्टिसिपेट करती है किसमें, ये भाग लेती है नरिशमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको स्पर्मेटिड्स या स्पर्म का या स्पर्मेटोगोनिया को क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। फूड का जो भी अवेलेबिलिटी होती है, प्रोडक्शन होता है, वो कहां से होता है, सर्टोली सेल्स के द्वारा होता है। तो कह सकते हो कि ये सेल आपको कॉलमनर लार्ज सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉलमनर से होता है, कॉलमनर कॉलमनर लार्ज सेल्स की बनी होती है बेटा, कॉलमनर लार्ज सेल्स की बनी होती है, एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्या करती है बेटा, ये नरिशमेंट, थोड़ा मिस्टेक, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, तो आप बताओ, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जर्म सेल्स को। ठीक है, मेल जर्म सेल्स को क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये सारी चीजें, दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। ये फिगर साफ साफ आपको यही दर्शा रहा है। देखो, आपको हमने यहाँ पूरा एक सेक्शन कट किया हुआ है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन कट किया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही है। तो ये सारी घटनाएं आपको मियोसिस के दौरान होती है। तो देखो, हमने यहाँ पे बताया आपको बेटा, ये आपको स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। ये देखो, ये नंबर्स में आपको देखो कई लेयर्स आपको है, 4 to 8 लेयर्स में, तो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये देखो बेसल ल्यूमेना जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही सारे प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है उसके अंदर ही सारी चीजें बता रहा हूँ। जर्मानल एपिथेलियम है जो आपको स्पर्मेटोगोनिया है। फिर उसके बीच बीच में आपको देख लो ये सर्टोली सेल, देख लो ये सर्टोली सेल होती है। अब देखो यहाँ पे सर्टोली सेल यहाँ पे, और ये स्पर्मेटोगोनिया से जैसे ही स्पर्म बनते हैं, और ये सारे स्पर्म अपना क्या होता है, न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड होता है, वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, तो आप बताओ किससे, सर्टोली सेल से। अब थोड़ा सा ऊपर बाहर भी हमें लिखा हुआ है कि सर ये लिडिक सेल आपको बताया हुआ, तो ये ध्यान रखो, इसके बारे में ध्यान रखो कि सेमिनिफेरस, ध्यान सुनो कि उसके अंदर, किसके अंदर आपको सेमिनिफेरस, सॉरी क्या कहते हैं, इसके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, सॉरी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नंबर कितने होते हैं, 3 है। वैसे जनरली मैक्सिमम 3 आपको पाए जाते हैं, तो 3 नंबर में है। तो पता कि उनके बीच में हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर नहीं गए, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बेटा उसमें लगी हुई है, तो उसके आपको उसके पास स्पेस होगा उनके तीनों के बीच में कहीं में, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में आपको स्थान तो मिलेगा ना। उस स्थान को ही ध्यान सुनिए, उस स्थान को बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरस्टिशियल
स्पेस कहा जाता है। और ये इंटरस्टेशियल्स जो आपको इंटरस्टेशियल जो स्पेस होता है क्या होता है, तो कभी कभी पूछ लेता है इंटरस्टेशियल स्पेस किसे कहते हैं, द स्पेस बिटवीन द टू सेमनीफेरस वेसिकल इज कॉल्ड द इंटरस्टेशियल स्पेस। दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस बचता है उसको हम बोलते हैं बेटा इंटरस्टेशियल स्पेस कहा जाता है। और ये इंटरस्टेशियल स्पेस में आपको क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और क्या ध्यान रखिए इसमें मोस्ट ऑफ द नंबर्स में आपको ब्लड वेसल्स आपको कही रहती है, आपको हाईली मस्कुलर लेयर्स पाई जाती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। इसको क्या होता है लास्ट में इंसर्टेड में लास्ट में आपको एक पॉइंट लिखा होगा इम्यूनोलॉजिकल, आपको देखिए वहां अंदर लिखा होगा कि इम्यूनोलॉजिकली कंपार्टमेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ये मतलब इम्यूनोलॉजिकल क्या होता है कि सेल्स पाई जाती है, जैसे आपको WBC वगैरह है, ये आपको क्या कहते हैं बैक्टीरिया के या फिर इंफेक्शन से टेस्टिस को या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को क्या होती है बचाती है, ठीक है, वो सारे आपको पाए जाते हैं, इसलिए वहां पे लिखा। तो इंटरस्टेशियल स्पेस में इसलिए आपको लिखा हुआ है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेल्स पाए जाते हैं उसके बीच में, जिसको ही बोलते हैं बेटा हम इंटरस्टेशियल स्पेस में एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटरस्टेशियल सेल्स कहेंगे। क्या कहा जाता है, इंटरस्टेशियल सेल्स कहा जाता है। और इसी को हम बोलते हैं आर करके लिख सकते हो, इसी को कहा जाता है बेटा लीडिक सेल कहते हैं। यार देखो क्या कहा जाता है, लीडिक सेल कहा जाता है, लीडिक सेल, ठीक, क्लियर हो गया। लीडिक सेल्स या क्या कहोगे इंटरस्टेशियल सेल्स कहां पे प्रेजेंट होती है, जो सेमनीफेरस वेसिकल, ध्यान रखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर नहीं होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की बात कर रहा है। ये देख लो बाहर लीडिक सेल बाहर, इसके अंदर की बात तो आपको हमने बता दी कि इस पर माइटोगोनिया होती है और साइटोप्लाज्म, और इसके बीच में जो स्थान पाया जाता है बेटा उसको ल्यूमेन कहते हैं। ये ध्यान रखो यहाँ लिखा हुआ है ल्यूमेन। इस फिगर को आपको ड्रा करना पड़ेगा, आप इसके शॉर्ट में लीजिएगा बनाइएगा और क्लियरली है आपको। तो ये देखो लीडिक सेल होती है, फिर उसके बाहर भी कुछ म्योट सेल भी पाई जाती है। तो ये हमने स्थान देखा इंटरस्टेशियल स्पेस का होता है, इंटरस्टेशियल स्पेस में इंटरस्टेशियल सेल्स पाई जाती है, स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, जिसको ही हम कहते हैं क्या, लीडिक सेल कहते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग है ये लीडिक सेल काम क्या करती है, तो लीडिक सेल आपको क्या करती है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लीडिक सेल का। तो लीडिक सेल के बारे में, ये ओरिजिन किससे होती है, तो लीडिक सेल ओरिजिन होती है ये आपको मेसोडर्म से, मेसोडर्म ओरिजिन, इसकी ओरिजिन किससे होती है बेटा, मेसोडर्म से ओरिजिन होती है। और ये इन्फ्लुएंस्ड बाय ICSH, और ये किसके द्वारा आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो ICSH, ये ध्यान रखो, ये हार्मोन का नाम लिखा ICSH, जिसको बोला जाता है इंटरस्टेशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रहेगा ना बेटा, बड़ा इंटरेस्टेड है, एक बार फिर से लिख लो, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, इंड्यूस होता है, तो ये सर्टोली सेल्स, जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना आपको, जर्मिनल सेल्स आपको या फिर ये सेल्स आपको किसके द्वारा आपको क्या कहते हैं इंड्यूस होती थी स्पर्मेटोगोनिया, तो हमने बताता है बेटा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। लेकिन ये किसके द्वारा इंड्यूस होती है, तो ये ध्यान रखिए एक एंडर हार्मोन है जिसको बोलते हैं हम क्या, ICSH, जिसको बोला जाता है इंटरस्टेशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका पूरा नाम लिख लो, अच्छा भूल जाओगे, इंटरस्टेशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टेशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अर्थात ये हार्मोन्स भी बेटा क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही क्या होता है, रिलीज होता है। जबकि इंटरस्टेशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये मेल के लिए ICSH कहा जाता है, जबकि फीमेल में अगर इसका नाम दिया जाए तो फीमेल के लिए इसी हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं बेटा, LH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। ये मेल के लिए उचित नहीं है, तो इसलिए मेल के लिए हम इस वर्ड का यूज नहीं करते हैं LH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को ही मेल के लिए हम यूज करते हैं क्या, ICSH। क्लियर हुआ ना, ICSH का मतलब हुआ इंटरस्टेशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके स्टिमुलेशन से ही ये क्या करता है, एक और हार्मोन्स का लिरिक सेल जो होती है एक हार्मोन्स का क्या होती है प्रोडक्शन करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको कहते हैं बेटा एंड्रोजन या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन। ये ध्यान रखिएगा, एंड्रोजन का क्या करती है, ये आपको सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है बेटा, तो आपको नोट करिएगा एंड्रोजन का। एंड्रोजन हार्मोन होता है, इसका ये लिरिक सेल क्या करती है, सिक्रेशन करती है। ये एंड्रोजन होता क्या बेटा, ये हार्मोन ग्रुप का एक हार्मोन्स का ग्रुप है, बहुत सारे हार्मोन्स इसमें आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स है तो वो आपको नाम लिख लीजिएगा, जिसको कहते हैं बेटा क्या, टेस्टोस्टेरोन। एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है, सीक्रेट किया जाता है, एंड टेस्टोस्टेरोन इज द सेक्स हार्मोन। कहां से, टेस्टिस से आपको क्या होता है, रिलीज होता है। टेस्टिस की कौन सी सेल करती है, तो आपको बता सकते हो लिरिक सेल करती है, उसके अंदर की तो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, टेस्टिस की सारी चीजें उस फिगर में हमने दिखाया था। तो ये सारे पॉइंट हमने जो आपको डिनोट किया बेटा, ये आपको था कि इसके बारे में आपको टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में सारे डिस्कस किए। क्लियर हो गया ना, शायद आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लिरिक सेल समझ में आया हमको, जर्मानल एपिथेलियम के बारे में 2 सेल्स आपको मिली थी, जो हमने स्पर्मेटोगोनिया बताया, सर्टोली सेल और लिरिक सेल, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट दिया था। और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। ये फिगर से आपको ड्रा करके देख लीजिएगा, उसके अंदर का था आपको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके आगे की पॉइंट हम आपको बेटा डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ। अब हमारा आपका अगला पॉइंट जो पढ़ना है, वो आपको टॉपिक पढ़ना है बेटा एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। ठीक है, जो आपको एक्सेसरी डक्ट होती है, जो इसमें डक्ट आपको क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है रिप्रोडक्शन के लिए, उसके बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। देखते हैं बेटा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे हम चले, स्टार्ट करें, आगे पॉइंट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। हम पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, तो बेटा सिंपल सा फॉर्मेशन है। 2 काम इसके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्टिस के क्या फंक्शन होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक तो प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, कहां पे, टेस्टिस के अंदर होता है, एंड सेक्स हार्मोन रिलीज बाय द टेस्टिस। और टेस्टिस क्या होती है, सेक्स हार्मोन्स का रिलीज करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कह सकते हैं। क्लियर हुआ, मोस्ट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन नाम लिया जाता है। तो ये सेक्स हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, जो आपको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेल के लिए कह रहा हूं, मेल में जो आपको हेयर्स फेस पे आते हैं, दाढ़ी और मूंछ का आना होता है बेटा, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आता है। ठीक है, यार कुछ मेल्स में देखो कि दाढ़ी और मूंछ कभी कभी नहीं आती है, तो उस टेस्टोस्टेरोन का लेवल्स क्या होता है, रिलीजन का कम होता है, इस वजह से वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके फंक्शन हमने देख लिए, टेस्टिस के फंक्शन देख लिए, प्रोडक्शन, इसका फंक्शन 2 इंपॉर्टेंट होता है, ये सेक्स हार्मोन्स का रिलीज करती हैं, और क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। आगे की पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बेटा एक्सेसरी डक्ट के बारे में। एक्सेसरी डक्ट के बारे में करते हैं। डक्ट, एक्सेसरी डक्ट्स क्या होते हैं, या फिर ऐसी डक्ट्स जो आपको रिप्रोडक्शन में क्या करती है, बड़ी हेल्प करती है। बहुत सारे स्ट्रक्चर में हमने डक्ट्स के नाम लिए थे, कहा था ना कि जब एक्सेसरी डक्ट पढ़ेंगे तो उसको एक एक पॉइंट डिनोट करके बताएंगे। पहला इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है बेटा, पहला है आपको रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। ठीक है, रेटिटेस्टिस पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है बेटा वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। तीसरा आपको पढ़ना है एपिडायडीमिस। चौथा पढ़ना है वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस
पांचवा पन्ना डक्ट एक और इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, नाम याद रखो क्या क्या आपको पढ़ने दिए भी है। अगर एनसीईआरटी का मेथड ले तो आपको दिया हुआ ना कि आपको द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रैकेटेसिस, वासा इफ्रेसिया, एपिडायडिमिस एंड वास डिफरेंस, ये तीन दिया हुआ। एक और हमने जो दिया इजैकुलेटरी डक्ट भी जोड़ दिया। क्लियर है? उस फिगर को आपको याद होगा कि हमने कहां से जाल बिछाया था, बनाया था वह, तो हमको याद रखना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि हम एक एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब करते चलेंगे बेटा, बताते चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी चीजों को हम देख लेते हैं कि हमको क्या करना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है कि याद रखना है कि हमने आपको क्या बनाया था बेटा, ये ध्यान रखो, एक लेवल में बना देता हूँ समझने की पॉइंट। इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल था, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल थे। फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम वो पहले से बना रखे हो बेटा। ठीक, ये देखो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, ऐसे बनाया था हमने, इसीलिए आपको फिगर वो थोड़ा सा ड्राई। ये डक्ट दोनों निकल रही है यहाँ पे। इस डक्ट के निकलने के बाद हमने नेटवर्क बनाया था, कुछ ऐसे जाल बनता है बेटा इनका। और यहां से फाइनली क्या होता है, कुछ डक्ट निकलती है। ठीक है, ये डक्ट निकल रही है। तो ध्यान से देखो कि ये जाल, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक डक्ट के द्वारा एक जगह पे एकत्रित हुए। तो ध्यान रखिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको किसका प्रोडक्शन हुआ था, तो अभी अभी हमने बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही आपको क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, वहां से बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जैसे ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो वो स्पर्म क्या होता है, बनता रहता है बेटा। तो याद होगा कि जब आपको वहां पे स्पेस रहना चाहिए, जैसे कोई फैक्ट्री है, जैसे कोई रूम है फैक्ट्री की तरह है, उसमें बहुत सारे चीजें आपको क्या होती है, बनती जाती, तो वो रूम भरता जाएगा। तो वहां से क्या होता है, उसको सप्लाई करके ट्रांसपोर्ट करके हटाया जाता है। ठीक है, अलग भेज देता है, खाली किया जाता है भाई, और भी दूसरे जो नए प्रोडक्ट्स बने वहां को। तो उसी लिए कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें आपको क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है, वहां से स्पर्म क्या होता है, जनरली इमेच्योर स्पर्म होता है। ध्यान रखिएगा, माइंड में दिमाग में ये रखिएगा, वहां पे जो बनते हैं वो इमेच्योर स्पर्म होते हैं। वो इमेच्योर स्पर्म जो होते हैं, तो वो एक उनसे जुड़ी हुई कुछ डक्ट होती है, नेटवर्क नुमा जाल बिछा रहता है, वो क्या करती है, वहां से कनेक्ट करके अपने पास लेते हैं, अर्थात उसको ट्रांसफर करके आपको क्या होता है, दूसरी डक्ट्स को दिया जाता है। क्या रह गया, दूसरी डक्ट को सप्लाई कर दिया जाता है। तो वहां पे ये नेटवर्क जो बना हुआ है, ये जो नेटवर्क आपको जाल दिख रहा है बेटा, इसी को कहते हैं हम क्या, रैटेटेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये हमने लिखा हुआ है, ये डक्ट के बारे में पढ़ना है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, रैटेटेसिस। और रैटे वर्ड्स का मतलब होता है क्या, नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, रैटे वर्ड्स का मतलब होता है बेटा आपको नेटवर्क। और ये ट्यूबुलर, रैटेटेसिस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, या ट्यूबुलर क्या होती है, आपको नेटवर्क होता है। और ध्यान रखिएगा, ये डक्टेल जो गैन होती है, वासा इफ्रेंसिया, उसको देखेंगे कि ये जो होती है रैटेटेसिस, इसको देख लो, रैटेटेसिस, ये रैटेटेसिस हुआ। तो रैटेटेसिस में आपको स्पर्म आ गया, कहां से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कोई डक्ट थी, वो डक्ट उस डक्ट के द्वारा आपको ओपन हुआ, कहां पे, नेटवर्क में एक जालनुमा बना था जो रैटेटेसिस गया, वहां पे स्पर्म आ गया। फिर देन क्या होता है कि वो भी बेटा आपको कलेक्ट किया लेता है, वहां से फाइनली क्या होता है, कुछ डक्ट निकलती है, ये डक्ट देख रहे हो, ये डक्ट देख रहे हो बेटा। तो ये डक्ट होती है जिसको बोलते हैं हम वासा इफ्रेंसिया। ध्यान सुनिएगा, वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। वासा इफ्रेंसिया में खुलती है, किस में खुलती है, वासा इफ्रेंसिया कलेक्ट करती है। तो आप कहेंगे कि रैटेटेसिस
it connected into the vasa efferentia and the sperm moved to the next point and vasa efferentia. वासा इन्फ्रेंसिया में चला जाता है। अब ये वासा इन्फ्रेंसिया जो होती है वो कनेक्ट रहती है बेटा, आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, वो ट्यूबुलर ही स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा ये देख लो, इसको रिमूव करके देखते हैं बेटा, इसको रिमूव कर लो। फाइनली ये डक्ट इस तरह का निकल गया, ठीक। ये आपको कराती है, इसमें ढेर सारी डक्ट ही रहती है बेटा, ये डक्टों का ही जाल रहता है पूरा, इसमें भी आपको डक्ट ही रहती है, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं एपिडार्मिस। क्या कहते हैं? एपिडार्मिस। तो ये एपिडार्मिस क्या होता है? ये स्टोर करता है। फाइनली क्या होता है, जो स्पर्म इमेच्योर होता है, नॉन मोटाइल वाले स्पर्म होते हैं, वो एपिडार्मिस में ही जाके स्टोर करके रखे रहते हैं। अब उसके बाद जैसे इंटरेक्शन होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, नर्वस सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, स्पर्म क्या होता है, रिलीज कर दिया जाता है एपिडार्मिस से, और फाइनली वास, ये जो डाटा आपको यहाँ पे निकलती है, जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते थे? वास डिफरेंस कहते हैं बेटा। वास डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? आर करके लिख सकते हो, स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। और इसी स्पर्म डक्ट से होता हुआ वो जनरली क्या होता है, इजैकुलेशन के लिए दे दिया जाता है। अब ये ध्यान रखो कि ये एपिडार्मिस हुआ, रेडिटेसिस कैसे आपको एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और ये वास डिफरेंस जो होता है, स्पर्म डक्ट जो जिसे बोलते हैं, ये फाइनली क्या होता है बेटा, ये हाईली आपको क्या होता है, ऊपर जाके लूप नुमा स्ट्रक्चर एब्डोमिनल कैविटी में जो आपको ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर, उसके एक लूप में पूरा घूम कर क्या होता है, यही देखो ना, जब यहाँ से जाएगा तो यूरिन ब्लैडर में जाता है। इंसानी का फिगर देखो बेटा, पहला वाला फिगर, तो उसमें घूम कर क्या होता है, वहां पे आपको एक ग्लैंड मिलेगी जिसको हम कहते हैं क्या, सेमाइनल वैस्किल। क्लियर हुआ? सेमाइनल वैस्किल जो होती है, जैसे यहाँ से घूमकर ऐसे यहाँ से स्पर्म डक्ट आई, ये आपको इस तरह से इस साइड से आई, आपको स्पर्म डक्ट समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है बेटा, ठीक, ये यूरिनरी ब्लैडर है पूरा, और यहीं से यूरेथ्रा निकलता है, ठीक, यूरेथ्रा मान। तो ये डक्ट आपको आती है, तो यहीं पे आपको क्या मिलेगी, सेमनीफेरस वैस्किल मिलती है। क्या मिलती है? सेमनीफेरस वैस्किल होगी। ये सेमनीफेरस वैस्किल जो हमने बताया था, सेमनीफेरस वैस्किल, ये सेमनीफेरस वैस्किल सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रेशन करती है। फाइनली इस डक्ट से तो सिर्फ स्पर्म ही रिलीज होकर आ रहा था, जैसे ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो डक्ट होगी उससे वो फ्यूज करेगी, फिर देन आगे बढ़ेगी, तो उस डक्ट को हम कहते हैं बेटा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। याद आ गया ना, बिल्कुल सिंपल समझ में। तो हमने सब कुछ डिफाइन कर लिया, रेडिटेसिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडार्मिस, वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। और फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है, इसमें आपको सीमेन और सेमिनल प्लाज्मा जो सिक्रीशन हुआ है सेमिनल वैस्किल से, वो सारे आपको क्या होते हैं, इसमें स्पर्म में मिल जाते हैं, और एक सीमेन का निर्माण होता है। वो सीमेन आपको फाइनली क्या होगा, वो डक्ट आके जुड़ जाएगी किससे, यूरेथ्रा से। ये देखो ओपन करता है यूरेथ्रा, और फाइनली यूरेथ्रा जो होता है वो आपको सबसे लास्ट पेनिस पे होता है, जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, वो किसके द्वारा इनैक्टेड हुआ है, यूरेटर का सबसे ओपनिंग पॉइंट जो होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसर्टिंग दिया गया होगा यूरेथ्रल मीटस, जहां ओपनिंग रहती है बेटा ना, उसको जैसे आपको ये पेनिस रहा, पेनिस का जो अगला सिरा होता है जो ग्लांस पेनिस आपको पाया जाता है, जो ग्लांस पेनिस होती है, इससे आता हुआ यहीं पे खुलता है, तो इसका जो ये यूरेटर हुआ, यूरेथ्रा हुआ, ये क्या था, यूरेथ्रा हुआ, यूरेथ्रा में आके वो खुल गई, और फाइनली क्या होता है, जहाँ ओपनिंग होती है इसकी, इससे ग्लैंड पेनिस में, उसको बोलते हैं आपको मीटस कहा जाता है। क्या कहते हैं, मीटस कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस। याद है, इंसानी का ही वर्ड है, आपको लास्ट पॉइंट पे कहीं लिखा हुआ है, लिखा है यूरेथ्रल मीटस कहा जाता है। तो ये यूरेथ्रल मीटस आपको वास होता है, इस तरह से आपको क्या होता है, वो बाहर निकलता है। क्लियर हो गया? अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो होता है, ये सारे फंक्शन हमने समझ में आए। अभी भी आपको क्या होता है, एपिडार्मिस का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। हम देखते हैं क्या एपिडार्मिस के बारे में।
एपिडार्मिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डक्ट है। ये वाला जो पोर्शन हमने बताया, ये एपिडार्मिस क्या होती है, एपिडार्मिस का स्ट्रक्चर में देखिए बेटा। एपिडार्मिस क्या होता है, लोकेटेड अराउंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। जो एपिडार्मिस होती है वो पोस्टीरियर से बाहर होती है। अभी हमने देखा था, ये देख लो, ये टेस्टिस के अंदर नहीं, टेस्टिस के बाहर। और वो किसके द्वारा आपको वहां पे स्पर्म पहुंचाए जाते हैं, तो आप बताओ क्या, वासा इफ्रेंसिया के द्वारा, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया के द्वारा वहां पे पहुंचाए जाते हैं। तो वो एपिडार्मिस जो होती है वो पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड रहती है और टार्टली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, वो टार्टली हाईली कॉइल्ड होती है। उसमें भी ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ट्यूबुलर ही स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं। और वो 5 to 6 मीटर लॉन्ग इफ स्ट्रेस आउट। यदि हम उसको क्या करें बेटा, बाहर लाके खींच लें, इससे करें बाहर लाके खींचे, तो उसकी लेंथ जो बनेगी वो बनेगी 5 to 6 मीटर की बनेगी। ध्यान रखिएगा, इसकी लेंथ अगर देखा जाए तो वो 5 to 6 मीटर की बनेगी। इस एपिडार्मिस का हाईली क्वालिटी, उसको निकाल कर अगर बाहर स्ट्रेच किया जाए, खींचा जाए बेटा, तो उसकी लेंथ जो आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5 to 6 मीटर्स की मिलेगी। क्लियर है, 5 to 6 मीटर उसकी लेंथ मिलती है। और ध्यान रखिएगा, ये जो होती है बेटा, ये सेवरल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड वासा इफ्रेंसिया कनेक्टेड स्पर्म डक्ट इनटू द एपिडार्मिस। और ये वासा इफ्रेंसिया जो होती है वो कनेक्ट करती है आपको किसको, राइट टेस्टिस से किसको कनेक्ट करती है, एपिडार्मिस। कभी कभी इसका सीक्वेंस पूछ लेता है, सीक्वेंस हम देखेंगे अभी। तो ये एपिडार्मिस का अब फाइनली क्या होता है उसका, ये ध्यान रखो कि अ पेयर ऑफ एपिडार्मिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम वोल्फियन डक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेयर ऑफ क्या कहते हैं, एपिडार्मिस। एपिडार्मिस पेयर में मिलेगी भाई, टेस्टिस 2 है तो एपिडार्मिस भी 2 होगी, ठीक। तो जो पेयर आपको ये ओरिजिन होती है, एपिडार्मिस की जो ओरिजिन होती है वो होती है बेटा वोल्फियन डक्ट से होती है। वो नाम याद कर लो, ओरिजिनेटेड बाय वोल्फियन, ओरिजिनेटेड बाय वोल्फियन डक्ट। नाम याद रहे वोल्फियन डक्ट का। ये वोल्फियन डक्ट आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मिलती है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वोल्फियन डक्ट पाई जाती है और वही वोल्फियन डक्ट मॉडिफाइड होती है और ओरिजिनेट करती है, किसको बनाती है, एपिडार्मिस को। पूछ लिया जाता है कि बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको एपिडार्मिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस डक्ट से आपको निर्मित है, तो आप नाम बताएंगे इसको, वोल्फियन डक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपको नेट में पूछा जा सकता है। तो वोल्फियन डक्ट द्वारा ही क्या होती है, एपिडार्मिस का क्या होता है, ओरिजिन होती है। और ये क्या करती है, जो एपिडार्मिस होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, उसके कितने पार्ट्स आपको होते हैं बेटा, तो आपको बता सकते हैं देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एपिडार्मिस। एपिडार्मिस के 3 पार्ट होते हैं। वो ध्यान रखो कि कौन कौन से पार्ट होते हैं एपिडार्मिस के, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। स्ट्रक्चर तो आप देख लेते हो बेटा एपिडार्मिस का, फिर से देख लो। यदि आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये टेस्टिस हुई, एपिडार्मिस आपको ये हुई बेटा, ये ऐसा आता है, ठीक। ये आपको टेस्टिस हुआ, ये आपको एपिडार्मिस। तो एपिडार्मिस जो होती है, देखो टेस्टिस के बाहर वाला पार्ट होता है हेलिकल है, इसके 3 पार्ट होते हैं। इसका जो शुरुआत वाला पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट पे, वो होता है आपको क्या, एंटीरियर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसको हम हेड ऑफ एपिडार्मिस लिखा था ना, एक स्ट्रक्चर में बनाया था हेड ऑफ एपिडार्मिस। तो वो आपको हेड ऑफ एपिडार्मिस को कहते हैं बेटा कापुट एपिडार्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, कापुट एपिडार्मिस कहते हैं। ये देखो हेड ऑफ एपिडार्मिस, हेड ऑफ एपिडार्मिस, सॉरी इसको थोड़ा सा रिमूव कर, ये बीच वाला आपको यहां से यहां तक का सरफेस आपको दिख रहा है, ये बॉडी ऑफ एपिडार्मिस, बॉडी ऑफ एपिडार्मिस। और ये जो लास्ट वाला सिरा होता है,
ये होता है टेल ऑफ एपिडाइडिस। टेल ऑफ एपिडाइडिस। अब देखो चारों लेयर्स क्या होती हैं, 3 पार्ट्स आपको एपिडाइडिस के मिलते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट्स का नाम बताता हूँ। पहला पार्ट जो होता है उसको कहते हैं बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जो हेड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कापुट एपिडाइडिस। कापुट एपिडाइडिस ये एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है, वो होती है बेटा कार्पस एपिडाइडिस। कार्पस एपिडाइडिस ये होती है उसका मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट। और लास्ट जो तीसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं कॉडा एपिडाइडिस। कॉडा एपिडाइडिस ये होता है बेटा उसका पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, एंटीरियर पार्ट कापुट एपिडाइडिस, मिडिल पार्ट कार्पस एपिडाइडिस और लास्ट पार्ट पोस्टीरियर पार्ट कॉडा एपिडाइडिस। ये वर्ड यूज किया गया इसलिए बेटा कापुट का मतलब होता है हेड, देखो हेड हमने लिखा हुआ है, कापुट का मतलब ये होता है क्या, हेड होता है। तो इसके बराबर लिख सकते हैं कापुट मीन्स होता है हेड, और यहाँ पे लिख लो, लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। कापुट मीन्स होता है बेटा हेड, हेड कहते हैं। और कार्पस मीन्स होता है बॉडी, कार्पस मीन्स होता है बेटा बॉडी, और कॉडा मीन्स होता है टेल। वही तो नाम आपको यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक। ये 3 लेयर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रहे कि ये 3 पार्ट्स आपको एपिडाइडिस के होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, अब देखिएगा एपिडाइडिस का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वासा एफरेंसिया इंटर इनटू द कापुट एपिडाइडिस, और स्पर्मेटोजोआ जो वासा एफरेंसिया होती है वो एपिडाइडिस के कापुट वाले भाग में एंट्री करती है, जो किसको लेके जाती है, आपको स्पर्मेटोजोआ को लेके जाती है, या स्पर्मेटिस को, जिसको हम कहते हैं इमेच्योर या फिर नॉन मोटाइल स्पर्म होता है, ठीक है। वो मोटाइल नहीं होता है। फिर जैसे ही वो अगले भाग में पहुंचता है बेटा एपिडाइडिस में, फिर वहां पे उसका मैच्योरेशन होता है। अर्थात जो एपिडाइडिस होती है उसको साइट ऑफ द मैच्योरेशन कहा जाता है, मैच्योरेशन की साइट होती है जिसको, और स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहा जाता है। स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्टोर एंड स्पर्म का मैच्योरेशन जो होता है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी डक्ट है, तो वो डक्ट का नाम है क्या, एपिडाइडिस। एपिडाइडिस में ही क्या होता है, इसका मैच्योरेशन और सारे फंक्शन आपको क्या होते हैं, कंप्लीट आपको क्या होते हैं, किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने एपिडाइडिस का देख लिया बेटा, इंपॉर्टेंट था। फिर लास्ट वाली पॉइंट एक और डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा क्या बचा बता, इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट को ध्यान रखिएगा, इजैकुलेटरी जो डक्ट होती है वो किस डक्ट के थ्रू से बनती है। एक तो आपको वासा डिफरेंस आ रही हो, वो ये वाली वासा डिफरेंस, ये है ना स्पर्म डक्ट जिसे बोलते हैं वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस जो होती है वो सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट जो होती निकलती है उससे आगे फ्यूज करती है, वहां पे सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट से आपको फ्यूजन होता है, उसके दौरान ही उसका फॉर्मेशन किसका होता है, इजैकुलेटरी डक्ट का। वो इजैकुलेटरी डक्ट होती है जहां पे आपको सेमिनल स्पर्म का सेमिनल प्लाज्मा से क्या होता है बेटा, कांटेक्ट होता है, क्लियर हुआ। अब ध्यान रखिएगा, एक आपको क्या कहते हैं वर्ड यूज किया जाता है बेटा, वैक्सोटॉमी। वैक्सोटॉमी क्या होता है, ये देख लो, वैक्सोटॉमी। वैक्सोटॉमी का मतलब होता है बड़ा सिंपल सा, नसबंदी। ध्यान रखिएगा, नसबंदी कहते हैं। उसमें कंडीशन क्या होता है बेटा, ये जो वासा इफ्रेंसिया निकल रही है, ये वासा इफ्रेंसिया निकल रही है ना, ये ध्यान से देखो, इसी को क्या करते हैं बेटा, कट कर देते हैं, और इसी को कट करके बेटा इसको बांध देते हैं, इसको बांध देते हैं,
ये हो गया। अब ध्यान रखो, इसी को कहते हैं वासाटेक्टोमी। वासाटेक्टोमी मतलब इसको क्या किया, कट किया बेटा, यहाँ पे आपको क्या होता है, बांध दिया। तो इससे क्या होता है कि अब वो क्या होता है, अगर जिसका वो वासेक्टोमी किया गया है, नसबंदी हुई है, वो कभी फादर नहीं बन सकता। रीजन क्या है, आप क्या कह सकते हो, क्या इसकी वजह से उसके सेक्सुअलिटी पे क्या होता है, कोई इफेक्ट पड़ता है? तो आप हमारा जो कहना है वो ध्यान सुनो कि इसकी वजह से क्या होता है, उसके सेक्सुअलिटी पे, इंटरकोर्स पे या फिर कॉपुलेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि सिर्फ कंडीशन वो सारी सेक्सुअलिटी प्रोसेस आपको क्या होता है, इन्वॉल्व करेगा, वो कांटेक्ट में आएगा फीमेल में और कॉपुलेशन करेगा। देन क्या होता है, सिर्फ अंतर ये रहे कि वो उसका स्पर्म क्या होगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्या वो जब कॉपुलेशन करेगा, इंटरकोर्स करेगा, तो क्या उसमें सीमेंस क्या होंगे, रिलीज होंगे? तो ध्यान रखिएगा, सेमिनल प्लाज्मा अर्थात सीमेंस तो रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि वो प्लाज्मा आपको कहाँ बनता है, वो बनता था सेमिनल वेसिकल में, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है, तो वो रिलीज होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, स्पर्म नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया, जो स्पर्म डक्ट थी उसको कट करके उसको क्या किया है, आपको ज्वाइन कर दिया, बन गया। ये परमानेंट आपको क्या होता है, मेथड होता है। दोबारा नहीं आपको इसको सही किया जा सकता, ये परमानेंट मेथड होता है जो आपको इनफर्टिलिटी शो करता है, जिसको बच्चे नहीं चाहते। तो वो ऐसा व्यक्ति आपको कभी फादर नहीं बन सकता, लेकिन उसकी सारी सेक्सुअलिटी जो होती है, कोर्टशिप, कॉपुलेशन, इंटरकोर्स, वो सारे प्रोसेस क्या होंगे, होते रहते हैं। क्लियर हो गया ये सारी चीजें? तो हमने आज से ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर लिया, कुछ एसेसरी ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ बेटा, आपको सारी कंडीशन आपको क्लियर हो गई है। अब आपको पॉइंट है क्या, थोड़ी सी पॉइंट और डिनोट कर लो कि इसमें एक और हमको लास्ट वाला जो पढ़ना है क्या, वो पढ़ना है ग्लैंड्स के बारे में। वो ग्लैंड्स हम कल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे, सेमाइनल वेसिकल के बारे में डिटेल में बताएंगे आपको, और क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में डिटेल में बताएंगे, बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक लेक्चर और बचा, एक पॉइंट और बची, उसको डिस्कस करने बहुत ज़्यादा नहीं। ये ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट इसका ये है पॉइंट बेटा कि मेल में जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है वो जाते हैं पेनिस होती है। पेनिस सिर्फ आपको क्या होता है, हाईली मस्कुलर होता है, और वो हाईली मस्कुलर जो आपको कंडीशन होती है पेनिस में, वो सिर्फ आपको ये क्या होता है, माध्यम होता है इजैकुलेशन कराने के लिए। जेनिटल ट्रैक्ट में इजैकुलेशन होता है, जिसको आपको माध्यम होता है। तो उसमें क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती है। उस मसल्स को हम बताएंगे बेटा, उस मसल्स का नाम बताएंगे आपको। वो मसल्स में ऐसी होती है जिसमें आपको हाईली क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, जिसमें आपको क्या होता है, ब्लड क्या होता है, सप्लाई होता है। जैसे ही नर्वस सिस्टम का काम होता है, दिमाग पे थोड़ा सा हो गया बेटा वो, तो जैसे ही गया तो वो आपको क्या आ गया कि ब्लड उसमें संचालित किया जाता है, और वो ध्यान रखो पेनिस में कोई भी बोन्स नहीं पाई जाती है, मसल्स ही होती हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्लड आपको सर्कुलेट किया जाता है, तो इसके द्वारा उसका क्या होता है, इरेक्शन होता है। तो वो ब्लड जैसे ही सप्लाई किया उस पेनिस वाले मसल्स में गया तो उसका इरेक्शन होगा, अर्थात वो क्या होगा, इरेक्शन, जैसे ही ब्लड वहां से रिटर्न हो जाएगा तो वो क्या होता है बेटा, इरेक्शन कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्लियर है कि वो डिपेंड करता है उस मसल्स का। उस मसल्स का नाम हम कल आपको लेक्चर्स में बता देंगे, ठीक है। उस मसल्स का, उस पेनिस के बारे में उन मसल्स के नाम हम बता देंगे, और हम डिस्कस कर लेंगे किसके बारे में, वो ग्लैंड्स के, एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं, सेमिनल वेसिकल, इन सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम क्या करते हैं बेटा, आपको यही भी सॉल्व करते हैं, और सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली हमने एनसीईआरटी और उसके बियॉन्ड भी हमने सारी चीजें बता दिया, और वो चीजें आपको कि मेहनत करते रहो बेटा, पढ़ते रहिए, और आशा करता हूँ कि सारे लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होती है मेरे ब्लैक बोर्ड पे, सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती, लेकिन हम लेक्चर्स के दौरान देते हैं, आशा करते हैं कि पूरा क्लियर हो जाए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा अपनी रफ कॉपी में, अंदर कॉपी में अपने इंग्लिश वर्जन वाला जो पॉइंट है वो लिख सकते हो। नोट्स तो